Hello everyone. Today in this video we are going to continue our previous topic, which is non-homogeneous partial differential equation with constant coefficients. Okay. So last video में हमने ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज हम आगे यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. So your first question is solve the following partial differential equation dx square minus 4 times dx dy plus 4 d square y plus dx minus 2 dy outside z is equal to e raised to power 2x plus y. So हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हम यही आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि ये नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो डेरिवेटिव्स कंटेन कर रहा है ये सेम ऑर्डर के नहीं है. dy हम किसके लिए यूज करते हैं? dy हम यूज करते हैं कर्ल ओवर कर्ल y के लिए. d स्क्वायर y किसके लिए यूज करते हैं? कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल y स्क्वायर के लिए. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ रहा है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में. इट मींस इसमें जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं सबका ऑर्डर सेम नहीं है. अगर सेम नहीं है ऑर्डर तो ये पीडी कैसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? नॉन होमोजेनियस. ओके, तो एक नॉन होमोजेनियस पीडी को हम सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं और ये ऑलरेडी हमें सिंबल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, dx dy के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हमें गिवन है. इसके बाद हम क्या चेक करते हैं सॉल्व करने के लिए? हम चेक करते हैं जो z का कोफिशिएंट है क्या हम उसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर पा रहे हैं, है ना? क्या ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो रहा है? तो वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा सॉल्यूशन. ठीक है, तो हमें ये भी पता है यहाँ पे कि राइट हैंड साइड पे यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है? नॉन जीरो फंक्शन दिया हुआ है. नॉन जीरो फंक्शन, अगर राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो फंक्शन होता है तो हमने ये भी देखा था कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है z गिवन पीडी का वो टू टाइप की सॉल्यूशन कंटेन कर रहा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल टोटली डिपेंड करता है राइट हैंड साइड पे फंक्शन कैसा है. और z का जो कोफिशिएंट है अगर वो लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस हो जाता है वहां से हम क्या निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं. ओके, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है? ये चेक करना क्या हम ये z का जो कोफिशिएंट यहाँ पे बन रहा है इसको लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस कर पा रहे हैं. ये एक्सप्रेशन की अगर आप फर्स्ट थ्री टर्म्स को ऑब्जर्व करो तो देखो ये हमें क्या दिया हुआ है? dx स्क्वायर, है ना? और यहाँ पे क्या है? 4dx dy. और ये इसको आप लिख सकते हो 2dy द होल स्क्वायर. बिल्कुल लिख सकते हैं, ये 4dy स्क्वायर ही बनेगा. और नेक्स्ट टर्म जो है उनको हम लिख देते हैं एज इट इज. फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है इनको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं ऐसे. देखो dx माइनस 2dy द होल स्क्वायर. देखो इसका फॉर्मूला a माइनस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये फर्स्ट थ्री टर्म्स को कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं. एंड नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? dx माइनस 2dy, ये हमने लिख दिया एज इट इज. आउटसाइड क्या है यहाँ पे? z. दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1, राइट? यहाँ पे dx माइनस 2dy यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं. तो dx माइनस 2dy हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया. कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 टाइम्स था ना dx माइनस 2dy, तो यहाँ पे 1 टाइम यहाँ पे बचा dx माइनस 2dy. और यहाँ से हमने टोटली कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 1. आउटसाइड z, दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1. देखा हमने ये जो z का कोफिशिएंट था वो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो गया. और हमें किस टाइप के लीनियर फैक्टर्स चाहिए होते हैं? किस टाइप के लीनियर फैक्टर्स चाहिए होते हैं? अल्फा 1 dx प्लस बीटा 1 dy प्लस गैमा 1. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फैक्टर्स की हेल्प से
हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं? हाँ, यहाँ पे सेकंड फैक्टर कैसा बनना चाहिए हमारा? अल्फा टू डी एक्स प्लस बीटा टू डी वाई प्लस गैमा टू आउटसाइड सेट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा e रेज़ टू पावर 2x प्लस वाई। मतलब ये जो लीनियर फैक्टर्स है वो इस फॉर्म के बन गए, ठीक है। फिर अल्फा वन हमारा कितना है? अल्फा वन की वैल्यू 1 है। अल्फा वन क्या होगा? dx का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे। बीटा वन क्या होगा? dy का जो कोफिशिएंट है व्हिच इज -2। एंड गामा वन क्या होगा? जो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट अब तो है ही नहीं, तो 0 होगी ना। अल्फा टू dx बीटा टू dy प्लस गामा टू, ये हमने सेकंड फैक्टर में चेक करना है। तो अल्फा टू की वैल्यू कितनी है? 1 है। बीटा टू की वैल्यू कितनी है? -2 है। एंड गामा टू की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो अगर z का जो कोफिशिएंट होता है वो इस टाइप के लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो जाता है, तो हमने देखा था। सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा होता है? हियर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, कैसे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? e रेज़ टू पावर माइनस गामा 1 अपॉन अल्फा 1 इंटू एक्स। फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था ना। e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ गामा 1 अपॉन अल्फा 1। अल्फा 1 यूज किया, अल्फा 1 dx के कोरिस्पोंडिंग आता है, तो आप यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते हो। f1 यहाँ पे अपने लिखना होता है बीटा 1 x माइनस अल्फा 1 y प्लस, अब सेकंड फैक्टर के कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट फैक्टर के कोरिस्पोंडिंग तो हमने लिख दिया। सेकंड फैक्टर में हम क्या लिखते हैं? ये e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ गामा 2 अपॉन अल्फा 2। गामा 2 की वैल्यू 1 है, dx का जो कोफिशिएंट है वो अल्फा 2 है यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? f2 बीटा 2x, बीटा 2 की वैल्यू कितनी है? -2 माइनस अल्फा 1 y, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है? 1। ये है आंसर। सो दिस इज रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर द गिवन पीडीई। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। e रेज़ टू पावर 0 तो 1 होता है, तो ये तो हम लिखेंगे नहीं। तो आंसर कितना है एक्चुअल में हमारा? f1 माइनस ऑफ 2x माइनस y प्लस ये e रेज़ टू पावर माइनस x आएगा, राइट। एंड यहाँ पे f2 minus of 2x minus 1. This is required complementary function for the given partial differential equation. Okay. अब हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। So पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल? कैसे बताया था? स्टार्ट कैसे करते हैं इसको? यहाँ पे लिखना होता है 1 अपॉन जो भी हमारा z का कोफिशिएंट होता है वो लिखना होता है। z का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? अब देखो आपकी विषय z का कोफिशिएंट ये है, इसको ब्रेक करके हमने ऐसे बनाया, तो आपके विषय आपने ये टर्म उठा के लिखनी है या फिर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। फैक्टर्स क्या बन रहे थे? dx माइनस 2dy एंड सेकंड फैक्टर बन रहा था dx माइनस 2dy प्लस 1। और यहाँ पे क्या लिखना होता है? इनटू z का जो भी कोफिशिएंट है वो 1 अपॉन में लिखना होता है। आपके विषय आप ये लिखो चाहे ये लिखो, कि ये भी z का कोफिशिएंट है, सेम ही तो है ये। और इनटू क्या लिखना होता है? राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो, राइट हैंड साइड पे हमें क्या दिया हुआ है? e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर राइट हैंड साइड पे हमें दिया हो साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इस टाइप का फंक्शन हो, या फिर cos अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टाइप का फंक्शन हो, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं? अब हमें डिस्कस करना है कि अगर राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो किस फॉर्म का, e रेज़ टू पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हो, तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल से कैसे डील करेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा डिपेंड करता है राइट हैंड साइड पे फंक्शन कैसा है। जैसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ही पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड जो है वो वाला चेंज होगा। तो sin अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, cos अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के लिए हम लास्ट वीडियो में मेथड डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तब हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है। इसके
केस में क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं यहाँ पे dx को हमें पुट करना होता है अल्फा एंड dy को हमें पुट करना होता है बीटा, अगर राइट हैंड साइड पे फंक्शन कैसा है e रेज़ टू पावर अल्फा x प्लस बीटा। ओके, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 ना, e रेज़ टू पावर अल्फा x, अल्फा इज 2 प्लस बीटा y, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यानी हम dx को क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे एंड dy को हम पुट करेंगे 1। ठीक है, और ये मेथड तब तक एप्लीकेबल होगा जब ये वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे 0 नहीं बनना चाहिए बस। ठीक है, dx को हम अल्फा पुट करेंगे, dy को बीटा, प्रोवाइडेड dx अल्फा एंड dy को बीटा पुट करने के बाद ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है ये 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर 1/0 आ जाता है तो ये केस ऑफ फेलियर बन जाएगा, हम ये मेथड नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हम पुट करेंगे, हम चेक करेंगे ना 0 बन रहा है या नहीं बन रहा। सो 1 जैसे ही आपने यहाँ पे dx को 2 पुट किया एंड dy को 1 पुट किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 - 2 दिख रहा है, ये तो 0 बनाने वाला है इसको, है ना। और dx को हमने पुट करना है 2, dy को हमें पुट करना है 1, ये बन गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर हम dx को अल्फा dy को बीटा पुट करते हैं, राइट, तो हमने देखा ऐसे पुट करने पे ये तो 0 बन गया यहाँ पे डिनोमिनेटर में। अब ये तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर बन रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो अगर तो फैक्टर्स में रिड्यूस हो रहा हो तो इजी होता है सॉल्व करना। 2 फैक्टर्स है, हमने देखा ये फैक्टर 0 बना रहा है, ये तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा ना। देखो होगा जब भी e रेज़ टू पावर अल्फा x प्लस बीटा y राइट हैंड साइड पे हमने पुट यही करना है dx को अल्फा dy को बीटा। अब इसमें एक फैक्टर था जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इससे कैसे डील करना है, केस ऑफ फेलियर बन गया ना ये। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम फिर से वहीं पे वापस आएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, 1 यहाँ पे। अब ये फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, हम क्या करते हैं इसको रख देते हैं आउटसाइड, इसको क्या रख देते हैं आउटसाइड, और ये जो फैक्टर है ना इसको अप्लाई कर देते हैं e रेज़ टू पावर 2x प्लस y पे, क्योंकि ये फैक्टर तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है ना। dx माइनस 2dy प्लस 1 इसको हम अप्लाई कर देते हैं किस पे, e रेज़ टू पावर 2x प्लस y पे। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे कि ये फैक्टर तो आउटसाइड है, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैंने अभी बताया 1 यहाँ पे dx dy में कोई भी एक्सप्रेशन हो और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे e रेज़ टू पावर 2x प्लस y पड़ा हो, तो हमने dx को अल्फा यानी 2 पुट करना है, dy को बीटा यानी 1 पुट करना है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अभी देखा था अल्फा की वैल्यू तो 2 है, बीटा की वैल्यू 1 है ना यहाँ पे, तो ये फैक्टर हम रखेंगे आउटसाइड और इसको सॉल्व कर देंगे। dx को हमने 2 पुट करना है और dy को हमने 1 पुट करना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो ये 1/1 ही आ रहा है, तो सॉल्व करके ये क्या आ गया 1 ना, 1 into e raised to 1 2x plus y सेम ही रहेगा। अब बचा क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे आ रहा है हमारा dx minus 2dy एंड यहाँ पे आ रहा है e raised to power 2x plus y, राइट। और फिर से वही बात, dx माइनस 2dy है यहाँ पे, dx dy में एक्सप्रेशन, और यहाँ पे e रेज़ टू पावर अल्फा x प्लस बीटा y है, हम तो dx को अल्फा पुट करते हैं dy को बीटा, लेकिन अगर अब यहाँ पे dx को 2 पुट किया dy को 1 पुट किया, ये फिर से केस ऑफ फेलियर बनने वाला है। इस केस में क्या करना होता है अगर केस ऑफ फेलियर बनना हो, ध्यान से देखना है, केस ऑफ फेलियर बना रहा है ये फैक्टर, तो हम इसमें क्या लिख देते हैं यहाँ पे इंटू 1 कर लेते हैं, लिख सकते हैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है ना, इंटू 1 लिखना। सॉल्व कैसे करना, देखो केस ऑफ फेलियर अगर बन रहा हो, आप इस केस में क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए बता रही हूँ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप इसको यहाँ पे आगे शिफ्ट कर दोगे, यहाँ पे e रेज़ टू पावर 2x प्लस y, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आएंगे 1 अपॉन, जैसे ही ये फंक्शन अपनी पोजीशन चेंज करता है हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो dx एंड dy में कुछ चेंजेस होते हैं, हम dx को रिप्लेस कर देते हैं dx प्लस अल्फा से। कब करना है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और ये वैल्यूज dx को अल्फा dy को बीटा पुट करने पे यहाँ पे 0 बन रहा हो, केस ऑफ फेलियर बन रहा हो, तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आगे शिफ्ट करेंगे। ऐसा करते ही dx जो चेंज होगा वो dx प्लस अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा और dy जो है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा dy प्लस बीटा से, ये रूल है।
अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, ई रेस्ट पर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा तो 2 है, यानी हमने dx को रिप्लेस करना है dx प्लस 2 से, एंड dy को हमें रिप्लेस करना है dy प्लस 1 से, बिकॉज यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 है। तो जैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आगे जाएगा dx रिप्लेस हो जाएगा dx प्लस 2 से यहाँ इस क्वेश्चन में, एंड dy रिप्लेस हो जाएगा dy प्लस 1 से इंटू 1, ये एज इट इज, ये तो यही पे, ये तो आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे 1 बचा जस्ट, ठीक है। e रेज टू पावर 2x प्लस वाई, ये लिखेंगे हम यहाँ पे 1 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा dx, ये माइनस 2 dy, तो यहाँ पे प्लस 2 और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 2 होगा, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या सिर्फ। अब ये जो 1 है ना, 1 को हम ऐसे देख सकते हैं, देखो 1 को हम ऐसे देख सकते हैं x रेज टू पावर 0 y रेज टू पावर 0, है ना, 1 को हम ऐसे देख सकते हैं। तो अब जो मैं मेथड बताऊंगी इसको सॉल्व करने का, वो हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे 1 है, 1 को हम x रेज टू पावर 0 y रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे हमें इस टाइप की वैल्यू भी दिखे, एक्स स्क्वायर वाई 3, या ऐसे ले लेते हैं एक्स रेज टू पावर एल वाई रेज टू पावर एल, एक्स की कोई पावर है वाई की भी कुछ पावर है, अगर इस टाइप का फंक्शन हमें गिवन हो ना राइट हैंड साइड पे यहाँ पे, तब हमने कैसे सॉल्व करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल को, ठीक है। अब वो देखिए, अब चाहे यहाँ पे कांस्टेंट हो, कोई भी वैल्यू पड़ी हो, 2 3 4 5 हो, या फिर ऐसे एक्स की पावर्स में, क्योंकि हम 1 को भी तो ऐसे लिख रहे हैं ना, तो इस टाइप के हर एक्सप्रेशन के लिए अगर यहाँ पे पढ़ा है, ये मेथड ही यूज हो। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसमें, हम इसको इस केस में ना, हम x की पावर y की पावर इस टाइप का अगर फंक्शन यहाँ पे पड़ा हो, तो इस केस में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, देखो ये ध्यान से देखना है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, इसको हम ओपन कर देते हैं ऐसे, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू 100, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो जब भी आपको यहाँ पे ये x एंड y की पावर्स दिखे या कांस्टेंट टर्म हो, कुछ भी हो, 1 है तो हम इसको x रेज़ टू पावर 0 y रेज़ टू पावर 0 x y की फॉर्म में तो लिख पा रहे हैं ना, इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे पड़ा हो और आप पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो, तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करोगे। अब करना क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए हमें इस टाइप का एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में चाहिए होता है 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे तो कहीं पे भी 1 नहीं है, तो 1 बनाया तो जा सकता है, 1 बनाया तो जा सकता है, कैसे, या तो आप dx यहाँ से कॉमन निकाल लो, अगर आप dx यहाँ से कॉमन निकालोगे, ध्यान से देखो यहाँ पे ये फैक्टर की बात कर रही हूँ, अगर आप dx यहाँ से कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2 dy अपॉन dx आएगा, तो बन जाएगा ना ऐसा एक्सप्रेशन 1, यहाँ पे प्लस का साइन डाल के नेगेटिव साइन हम यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ हम क्या कर सकते थे, यहाँ से ये -2 dy ही कॉमन निकाल सकते हैं, -2 dy भी तो कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो अगर -2 dy कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस dx अपॉन में कितना आ जाएगा इसके 2 dy, ऐसा बन जाएगा, तभी ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है 1 प्लस एक्स। तो अब आपकी विश है, आपने यहाँ से dx कॉमन निकालना है या फिर 2 dy कॉमन निकालना है, आंसर वेरी कर सकता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल सेम क्वेश्चन के लिए एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं, अगर आप dx कॉमन निकालोगे या फिर -2 dy कॉमन निकालोगे, आंसर आपका वेरी कर सकता है, आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों ही आंसर्स करेक्ट होंगे, ठीक है। बट आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हम कैसे कर रहे हैं, हम यहाँ से dx को कॉमन निकाल के कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी वैल्यू को कॉमन निकाल सकते हो। चलिए, अब जब भी हमें यहाँ पे x की पावर्स में या कांस्टेंट टर्म्स दिखे, तो हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्म में बनाना होता है, ताकि हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर पाए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से dx हम कॉमन निकाल रहे हैं, जैसे ही dx कॉमन निकाला यहाँ पे 1 आएगा,
और यहाँ पे -2 dy अपॉन dx आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो dx है नहीं है, तो हम अपॉन में लिखेंगे इनटू 1। ठीक है, अब क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x प्लस वाई है यहाँ पे, और यहाँ से हमने dx कॉमन निकाल लिया है, यहाँ पे 1 प्लस, हमें इस टाइप का चाहिए ना, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन डालते हो नेगेटिव साइन ये टर्म को दे देते हैं, -2 dy अपॉन dx, क्या लिख सकते हैं हम इसको, -2 dy अपॉन dx, राइट, इनटू 1 यहाँ पे पड़ा है। अब क्या करना है, ये जो टर्म है इसको उठा के न्यूमरेटर में लेके जाओगे, डिनोमिनेटर में पड़ा ना अभी तक ये टर्म, 1 अपॉन dx हमने यहीं पे रखा, इस टर्म को उठा के हम न्यूमरेटर में अगर लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, इसकी पावर यहाँ पे 1 है, जैसे ही हम इसको न्यूमरेटर में लेके गए तो पावर -1 हो जाएगी, ये इनटू 1 एज इट इज बना, इनटू 1 एज इट इज बना। अब ये ऐसा नहीं बनता, देखो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, 1 प्लस एक्स, ये x है और ये रेज टू पावर n है, ये देखो ऐसा नहीं बन गया ये एक्सप्रेशन। अब इस पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, हम लिखते हैं 1 प्लस n, n जो होता है पावर x, 1 प्लस एन एक्स ये लिखते हैं, राइट, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं n, n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन, आपकी विश है यहाँ पे कितनी टर्म्स ओपन करनी है, वो भी डिपेंड करता है यहाँ पे फंक्शन कैसा है, विश नहीं है, आप डिपेंड करता है यहाँ पे फंक्शन कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली टर्म्स ओपन करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स ओपन किया ना, n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, अब नेक्स्ट टर्म भी तो लिख सकती थी मैं, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, क्यों नहीं लिखे अभी बताती हूँ, देखो आगे की टर्म्स क्यों नहीं लिखे, आप कैसे चेक कर सकते हो कि हमें बस इतना ही ओपन करना है, पहले इसको सॉल्व कर ले फिर बताऊंगी आपको, तब तक समझ भी आ जाएगी कि क्या करना क्या है। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 है, ये -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 का फैक्टोरियल ओपन करोगे ये भी 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अभी पता चल जाएगा कि हमने नेक्स्ट टर्म्स क्यों ओपन नहीं की। इसके बाद पता करना क्या होता है, यहाँ पे जैसे 1 है, अब हम 1 को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, जैसे 1 को यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को यहाँ पे लिख देंगे, ये ऑपरेटर्स हैं, ये डेरिवेटिव्स हैं, ये ये dy डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 1 जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1, अब यहाँ पे आगे नहीं लिख देना क्योंकि डेरिवेटिव है, किसी ना किसी फंक्शन पे तो वो अप्लाई होगी ना, तो 1 उठा के यहाँ पे लिखोगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ 1, यहाँ पे लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ 1। तो अब बताओ आप मुझे कि 1 है, 1 का dy मींस पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, dy किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्ल ओवर कर्ल y को, तो जैसे ही आप 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, इट मींस आपने dy का, सॉरी 1 का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, वो तो जीरो होगा, वो तो जीरो होगा। अब ये टर्म है, यहाँ पे भी 1 का डेरिवेटिव करोगे वो भी जीरो होगा, तो क्या हमें नेक्स्ट टर्म लिखने की जरूरत थी, क्योंकि सब में इसकी हायर पावर्स ही आने वाली है, यहाँ पे हमने 1 प्लस एन एक्स लिखा था, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो उसमें डेरिवेटिव्स तो आएंगे आएंगी, नेक्स्ट में हम एक्स क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो डी वाई क्यूब आ रहा होगा, तो करना तो हमने 1 का डेरिवेटिव है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, हर बार ये जीरो ही आने वाला है, तो हमें नेक्स्ट टर्म्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लिखेंगे भी तब भी इसने जीरो ही बना, ठीक है, तो इसको देख के पता चल जाता है कि कितना ओपन करने की हमें जरूरत है, ये फॉर्मूला ये एक्सपेंशन। अब देखिए, ये 1 को पहले हमने किया यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना आएगा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1, यहाँ पे 4 टाइम्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 सो, ठीक है, ये
अब हमें दिख तो रहा है कि आंसर आगे जीरो ही आने वाला है, तो प्लस सब कुछ ऑन लिखने की भी जरूरत नहीं, प्लस जीरो 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 ही होगा आगे, तो यही पे छोड़ सकते हैं ना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो dy मींस आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करना है। वन का डेरिवेटिव तो जीरो होता है ना, जैसे ही डेरिवेटिव किया ये टर्म में जीरो जाना है, टोटल टर्म को जीरो बना देगा। अब ये वन का टू टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करना है, ये भी जीरो ही होगा, तो टोटल टर्म क्या बन जाएगी जीरो। तो यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो बन रहा है, आगे की टर्म भी जीरो बनने वाली है, तो यहाँ तक का एक्सप्रेशन तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, जीरो बन जाएगा ना ये टोटली। तो बचा क्या यहाँ पे, ओनली वन, ये भी जीरो बन रहा है क्योंकि वन का डेरिवेटिव करोगे जीरो होगा, यहाँ पे भी वन का डेरिवेटिव करोगे जीरो होगा, ठीक। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा कितना बन गया यहाँ पे, e रेज़ टू पावर 2x प्लस y, ये तो हमने आउटसाइड निकाला हुआ है, यहाँ पे हमारा 1 अपॉन dx पड़ा है, और ये ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ रहा है 1, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 0। अब देखो करना क्या है, 1 अपॉन dx, अगर dx का मतलब डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल क्या होता है, इंटीग्रेशन। अगर dx डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है तो 1 अपॉन dx इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या करना है, 1 का इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू, x के विद रिस्पेक्ट टू करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो क्या होगा, x नहीं होता। अगर यहाँ पे dx x के विद रिस्पेक्ट टू करना है तो x नहीं होता, है ना। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा हमारा, e रेज़ टू पावर 2x प्लस y, 1 अपॉन dx मींस इंटीग्रेशन ऑफ 1 व्हिच इज x। तो ये हमारा आया रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या है रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें क्या फाइंड करना था, हमें गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था। सो जनरल सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, अगर राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो फंक्शन गिवन हो तो जनरल सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने फाइंड किया था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ रहा था, f1 निकाला है हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये f1 माइनस ऑफ 2x माइनस y प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x f2 ऑफ माइनस 2x माइनस y, माइनस ऑफ 2x माइनस y प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x f2 ऑफ माइनस 2x माइनस y। ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, प्लस में क्या लिखना होता है हमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने क्या फाइंड किया है, x into e raised to power 2x plus y. So this is required general solution for the given partial differential equation. I hope आपको ये मेथड अब क्लियर होगा कि अगर राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो e raised to power alpha x plus beta y की फॉर्म में, तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। ये तो केस ऑफ फेलियर बन गया ना, केस ऑफ फेलियर बनता है तो मैंने बता ही दिया आपको, ऐसे डिस्कस करना है। अदरवाइज अब मान लो यहाँ पे जीरो नहीं बनता, सिंपल सी कोई टर्म आ जाती, फिर तो 4 5 6 7 कुछ भी आ जाता, तो वही बस यहीं पे छोड़ देना था, फिर यही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होता। ये तो केस ऑफ फेलियर बन रहा था, तब हमें ये फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना। आई होप ये मेथड अब आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।